हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के ठाणे के एक श्रमिक शिविर में रह रहे हैं। यहीं से अभिनेता सैफ अली खान के हमलावर को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व सांसद ने ठाणे पुलिस आयुक्त से काबेसा श्रमिक शिविर में तलाशी अभियान चलाने का अनुरोध किया। मुंबई पुलिस ने रविवार को बताया कि उन्होंने 16 जनवरी को अपार्टमेंट में चोरी के दौरान सैफ अली खान को चाकू मारने के आरोप में बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर को गिरफ्तार है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी को ठाणे के एक जंगल वाले इलाके में एक श्रमिक शिविर में खोजा गया था, जहां उसे पकड़ लिया गया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भाजपा आरएसएस के साथ ही इंडिया स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर मुसीबतों से घिर गए हैं। बयान को लेकर राजनीतिक विरोध झेल रहे राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार थाने में शनिवार को बीएनएस के तहत गैर जमानती धाराओं में यह केस दर्ज किया गया। आरोप है कि राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए। शिकायतकर्ता मोनजीत चेतिया ने आरोप लगाया कि राहुल का बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं का उल्लंघन है। इससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। चेतिया ने दावा किया कि राहुल गांधी के शब्द राज्य के अधिकार को अवैध ठहराने की कोशिश है। इससे एक खतरनाक धारणा तैयार होगी जो अशांति और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकती है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के संविधान गौरव अभियान में बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं है। नड्डा ने कहा कि राहुल को पता ही नहीं है कि उनके पिता, दादी, परदादा ने संविधान के साथ कैसे छेड़छाड़ की थी। नड्डा का ये बयान राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। भाजपा के संविधान गौरव अभियान में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 65 वर्षों तक देश पर शासन किया और उसके नेताओं ने संविधान के साथ छेड़छाड़ की। इतना ही नहीं, संविधान के बुनियादी प्रावधानों को भी नष्ट करने की कोशिश की। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को घेरा जा रहा है। इस मामले में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का एंगल भी सामने आया है। अभिनेता पर हमला करने वाला आरोपी बांग्लादेशी है। इसे लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विपक्ष के इन आरोपों पर राकांपा प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि अभिनेता सैफ अली खान पर हमले की घटना के बाद मुंबई में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, लेकिन सच ये है कि आरोपी बांग्लादेश से आया था। वह पहले कोलकाता पहुंचा और फिर वहां से मुंबई आया। उसे मालूम नहीं था कि यह किसी फिल्म स्टार का घर है। वह सिर्फ डकैती के इरादे से घर में घुसा था। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 50 दिन से ज्यादा वक्त से अनशन पर हैं। उनके समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर अनशन कर रहे 121 किसानों ने अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को वापस ले लिया। दरअसल जगजीत सिंह डल्लेवाल मेडिकल सहायता के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद किसानों ने अपना अनशन तोड़ा। 26 नवंबर को अनशन पर बैठने के बाद से वह मेडिकल सहायता लेने से इनकार कर रहे थे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि शुक्रवार को केंद्र ने 14 फरवरी को किसानों की मांग को लेकर वार्ता का न्योता दिया है, जिसके बाद डल्लेवाल मेडिकल सहायता लेने के लिए राजी हो गए। डल्लेवाल की गिरती सेहत और सरकार द्वारा मांग न माने जाने पर 111 किसानों के समूह ने 15 जनवरी को अनशन शुरू कर दिया था। 17 जनवरी को 10 और किसानों ने प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड्स योजना को निरस्त करने के बाद प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को कॉर्पोरेट डोनेशन में भारी वृद्धि देखने को मिली है। 2023-24 में ट्रस्ट ने कुल 1075 करोड़ रुपए की डोनेशन राशि हासिल की, जिसमें से 3/4 राशि फरवरी 16, 2024 और मार्च 31, 2024 के बीच आई। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ गई है। यह आयोग 2026 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने जिस 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, उससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25% से 30% तक की बढ़त होने की उम्मीद है। मौजूदा समय में यूपी के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इस आयोग के लागू होने से यह प्रतिशत और बढ़ सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर वृद्धि होगी।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने अपने वाहन पर हुए कथित हमले के एक दिन बाद रविवार को कहा कि उन्होंने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कभी ऐसा नहीं देखा जब एक पूर्व मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के इस दावे को भी हास्यास्पद बताया कि केजरीवाल यह सीट से 20,000 वोटों से हारने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में इन दिनों सभी लोग एक रहस्यमय बीमारी के खौफ में हैं। यहाँ बुढ़ाल गांव में लगभग 45 दिनों के अंदर इस बीमारी से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने घटनाओं की जांच के लिए टीमों का गठन किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को इस संबंध में एक बैठक बुलाई और स्वास्थ्य और पुलिस अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और मौतों के कारणों की पहचान करने का निर्देश दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री साकिना इक्तू और मुख्य सचिव अतुल डुल्लू भी बैठक में शामिल हुए। अब्दुल्ला ने इस बैठक में कहा, इन मौतों का अस्पष्ट स्वभाव गहरी चिंता का विषय है। सरकार इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचने और हमारे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी विभागों को सहयोग करना चाहिए और इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संकट को हल करने और शोक संतप्त परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातिगत गणना को फेक बताकर क्या कांग्रेस और आरजेडी सहित महागठबंधन के लिए बिहार में बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। बिहार की जातीय जनगणना को फेक कहते हुए संभवतः वह भूल गए कि बिहार में जब जाति का जनगणना करवाई गई थी तब उनके बिहार में अहम सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं उनकी कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी। तब आरजेडी के नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे। यही वजह है कि तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना कराए जाने का क्रेडिट लेने की कई बार कोशिश करते रहे हैं और इसे उपलब्धि बताते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद राजद की स्थिति ऐसी असहज हो गई है जो पार्टी के नेताओं को ना तो जवाब देते बन रहा है। कांग्रेस नेता भी खुद को पसोपेश में फंसा हुआ पा रहे हैं। इधर जेडीयू सहित एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता एक सुर में राहुल गांधी के बयान पर निशाना ही साधना शुरू नहीं किया है, बल्कि राहुल गांधी के राजनीति में होने पर भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। वहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी जहां इंडिया गठबंधन विभाजित नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी ने बिहार में एनडीए के अपने सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी रामविलास के साथ समझौते को अंतिम रूप दे दिया। बीजेपी ने 5 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए गुरुवार को 9 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की। इस प्रकार 70 में से 68 नामों की घोषणा की। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी आरवी के लिए 2 सीटें छोड़ दी। शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आधिकारिक बयान में कहा कि पार्टी अपने सहयोगियों के लिए 2 सीटें छोड़ रही है। बयान में कहा गया है कि सीट बंटवारे के समझौते के तहत जेडीयू बुराड़ी सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एलजेपी आरवी देवली सीट पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू ने बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं एलजेपी आरवी देवली से उम्मीदवार उतार सकती है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि मुख्य रूप से हम सभी ने मिलकर आम आदमी पार्टी आपको हराने पर सहमति जताई थी। अब जब सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है तो हम पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। भारतीय सराफा बाजार में आज 20 जनवरी 2025 को सोने चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को सोने का दाम बढ़कर 79,239 रुपए हो गया, वहीं चांदी घटकर 90,820 रुपए प्रति किलो हो गया। आज सोमवार है, इसलिए 24 कैरेट 999 सोने का भाव 79,239 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 23 कैरेट 995 सोने का भाव 78,922 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट 916 सोने का भाव 72,583 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट 750 सोने का भाव 59,429 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 14 कैरेट 585 सोने का भाव 46,355 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट 999 चांदी का भाव 90,820 रुपए प्रति किलो है। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,